चलिए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूं। ईयर था 1928 और उस साल एक बुक लिखी जाती है जिसका नाम था लेडीज चैटर्जी लवर। और इसके लिखने वाले थे एक ब्रिटिश ऑथर जिनका नाम था D.H. लॉरेंस। लेकिन इस बुक के अंदर जो कैरेक्टर थे, इसकी जो स्टोरीज थी और इसके अंदर जो पूरे का पूरा प्लॉट था वो इतने ज्यादा ऑब्सीन और सेक्सुअल एक्ट से भरा हुआ था। कई देशों के सुप्रीम कोर्ट में इस बुक के खिलाफ केस फाइल किए गए। इवन ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया था कि यह बुक एक्चुअली बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन है। लेकिन मामला इंटरेस्टिंग तब बनता है जब यह मामला आता है इंडिया के अंदर 1964 में और एक केस फाइल किया जाता है रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बाद में एक केस पहुंचता है कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी हियरिंग होती है और सुप्रीम कोर्ट फाइनली यह कहता है कि यह बुक एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन है, इसको बंद कर देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी का यूज करके इसको नाम दिया गया। अब यह मामला बहुत पुराना है। आपको एक रीसेंट मामला बताता हूं जो पिछले ही साल यानी कि 2024 में हुआ है। एक वेब सीरीज आई थी दोस्तों जिसका नाम था कॉलेज रोमांस। इसके कई सारे पार्ट बने थे, कई सारे सीजन इसके बने थे। 2024 में इस सीरीज के खिलाफ एक केस फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर, वही सेक्शन 292 का यूज करके आईपीसी का, और सेक्शन 67 जो मेरे आईटी एक्ट का है इसको लेकर कोर्ट में फाइल किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस मामले में कोर्ट ने कुछ और ही वर्डिक्ट दिया। अक्यूजेशन ये लगाया गया कि साहब ये जो वेब सीरीज है ना, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वल्गर लैंग्वेज यूज की गई है। इसका जो प्लॉट है वो कॉलेज स्टूडेंट के आसपास घूमता है और कॉलेज स्टूडेंट इस बेसिकली वेब सीरीज के अंदर हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी की बात करते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज को डिस्कशन करते हैं, उस तरह की बात करते हैं। लेकिन यहां पे जो इंटरेस्टिंग किस्सा बना वो बना इसका वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसका वर्डिक्ट ये दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऑब्सैनिटी और बैड लैंग्वेज के बीच में, जिसे आप फॉल इंडिसेंट लैंग्वेज कहते हो, बहुत ही धागे भर का फर्क होता है। यानी कि जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में गाली गलौज करते हो, इसका ऑब्सैनिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई देखिए, जब आम भाषा में लोग गाली गलौज का यूज करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो किसी दिमाग में लस्टफुल थॉट लेके आते हो, मतलब सेक्सुअल थॉट लेके आते हो। आम भाषा में क्या हो सकता है, लोग कभी गुस्से में कभी मजाक में किसी तरह के वर्ड बोल सकते हैं। और इस वेब सीरीज के ऊपर बैन लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो गाली गलौज होते हैं ना, उनका लिटरल मीनिंग हमें नहीं लेना चाहिए। लिटरल मीनिंग में कुछ और हो सकता है, कभी कोई मां बहन की गालियां देते हैं, इधर उधर की गालियां देते हैं, वो सेक्सुअल मीनिंग हो सकता है अगर आप उनके लिटरल मीनिंग पे ऊपर जाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो गालियां किसी के मन में सेक्सुअल अराउजल और सेक्सुअल फीलिंग लेके आते हों। इसीलिए ऑब्सैनिटी और बैड लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये जो वेब सीरीज है ये बैड लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन ये ऑब्सैनिटी नहीं है, वल्गैरिटी नहीं है, क्योंकि ये डायलॉग सुनने से, ये वेब सीरीज देखने से किसी के मन में सेक्सुअल जो है अराउजल नहीं जागता है। एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, कभी गुस्से में, कभी ग्रीफ में, कभी एक्साइटमेंट में बहुत सारे शब्दों का यूज किया जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो ऑब्सीन हो जाते हैं। अब अगर प्रेजेंट केस की बात करें तो हम लोग बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना का, जो एक यूट्यूब पे बेसिकली शो होता है जहां पे रणवीर अलाहाबादिया आए थे। बड़े बड़े बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं, बहुत नाम आपने उनका सुना होगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और बहुत सारे लोगों को अपनी पॉडकास्ट में लेके आते हैं। हालांकि कभी कभी उनके पॉडकास्ट के जो गेस्ट होते हैं बड़ी वियर्ड बातें करते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के सबसे बड़े पॉडकास्टर वो माने जाते हैं। तो समय रैना के यूट्यूब पे शो आता है इंडियाज गॉट टैलेंट, एक कॉमेडी शो है, वो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है। वहां पे कुछ जज आते हैं, कुछ लोग वहां पे परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ उनके बीच में जो है वो डायलॉग बाजी होती है। और इस बार वो डायलॉग बाजी कुछ इस हद से ज्यादा बढ़ गई कि ऐसा कहा गया कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऑब्सीन पेरेंट्स को लेके या किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को लेके बहुत सारी जो है खराब बातें बोली गई थी। तो उस केस में उनके खिलाफ जो है एफआईआर भी हुआ है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमें यह जानना जरूरी है कि इंडिया में कौन कौन से लॉज ऐसे हैं जो ऑब्सैनिटी को डील करते हैं। देखिए, पहले हमारे पास 292 हुआ करता था, जो भी हम लोग ने देखा था आईपीसी वाला, लेकिन अब तो आईपीसी बदल चुका है। इंडियन पीनल कोड का नाम चेंज हो चुका है, जिसे कहते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। और भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो सेक्शन 294 है, ये क्रिमिनलाइज करता है किसको? सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्प्ले ऑफ ऑब्सीन मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। मतलब मोबाइल फोन के द्वारा, लैपटॉप पे, यूट्यूब पे, ओटीटी पे अगर कोई आप ऐसा ऑब्सीन मटेरियल बेचते हो, इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो या दिखाते हो, तो ये हमारी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 294 का उल्लंघन ये माना जाएगा। और इसके अंदर पनिशमेंट का प्रावधान भी है। अगर प्रूफ हो जाता है कि आपने ऑब्सैनिटी की है, तो आपके खिलाफ जो है यहां पे केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन ऑब्सैनिटी होता क्या, इसको डिफाइन कौन करेगा? इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है।
लेकिन हाँ, आप मोटे मोटे तौर पे ये मान सकते हो कि अगर वो कंटेंट सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल अराउजल के लिए ही बनाया गया है या किसी की फीलिंग को अराउज करने के लिए बनाया गया है, और जो व्यूअर हैं जो उसको देखते हैं, जो ऑडियंस होती है, अगर वो कंटेंट देखने के बाद उनके मन में इस तरह की करप्ट फीलिंग्स आती हैं, तो आप उसको ऑब्सीन कह सकते हो। ये हमारा सेक्शन 294 कहता है। यहां पे पनिशमेंट का प्रावधान भी है। अगर प्रूफ हो जाता है, अगर पहली बार अगर आपने कमिटमेंट की, ऐसा कोई मतलब क्राइम कमिट किया है, 5,000 रुपए का फाइन आपके ऊपर हो सकता है और 2 साल की सजा भी हो सकती है। उसके अलावा इंडिया में जो दूसरा कानून है जो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो है दोस्तों हमारा सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000। यहां पे भी सारी बातें वैसी ही हैं, लेकिन यहां पे पनिशमेंट का थोड़ा फर्क है। यहां पे आपको 3 साल तक का पनिशमेंट हो सकता है और 5 लाख का जुर्माना हो सकता है अगर आपने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है। उसके अलावा हमारे पास एक इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 भी है, जो महिलाओं के जो आपत्तिजनक या महिलाओं की जो इनडिसेंट पोर्ट्रेल होता है, जो मीडिया में दिखाया जाता है, कभी कभी मूवीज में, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह में, सोशल मीडिया पे महिलाओं को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, गलत लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है, जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वुमन का, वो भी यहाँ पे बैन किया जा चुका है। तो ये कुछ कुछ जो है सेक्शन आपको पता होने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये जो रणवीर वाला केस है, समय रहने वाला केस है, यहाँ पे कोर्ट क्या देखता है, बेसिकली वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से केसेस यहाँ पे गए हैं। एक केस मैं आपको बता चुका हूं जो 1964 में ऑलरेडी गया था, रंजीत उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑब्सैनिटी वाज जज्ड बाय इट्स पोटेंशियल टू करप्ट इंपर्सनेबल माइंड। मतलब उसका यह कहने का है कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो ऐसे लोग जो इनमैच्योर होते हैं, जिनके ऊपर इनका इंपैक्ट पड़ सकता है, देखिए जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। पहली बात तो वो लोग इस तरह कंटेंट कंज्यूम करते नहीं है। अगर कंज्यूम कर भी लेते हैं तो उनके दिमाग इतनी सोच मैच्योर होती है कि इससे नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं होंगे। लेकिन रंजीत उदेशी वाला केस ये कहता है कि नहीं, अगर वो जो कंटेंट है, अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल है, ये कैपेसिटी है कि वो देखने वाले का दिमाग करप्ट कर सकता है, तो उसे ऑब्सीन माना जाएगा। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की अपनी ओरिजिनल डिस्कवरी नहीं थी। हैचक्लिन टेस्ट एक हिकलिन टेस्ट एक अमेरिका का टेस्ट माना जाता है, बड़े पुराना केस है, 1800 समथिंग के अंदर आया था। उस केस के अंदर भी कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट के, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए कि अगर वो कंटेंट बनाया गया है और उसको पढ़ने वाला, देखो उस समय तो मूवीज वगैरह होती नहीं थी, तो बुक्स ही लिखी जाती थी या पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो कोर्ट ने उस समय यह कहा था कि अगर देखने वाले के मन में उस पेंटिंग को देख के, उस किताब को पढ़ के अगर गलत फीलिंग्स आ सकती हैं, अगर वो कोई ऐसा क्राइम कमिट कर सकता है या उसका दिमाग करप्ट हो जाता है, तो उसे ऑब्सैनिटी कैटेगरी में रखा जाएगा। 1964 में सुप्रीम कोर्ट के इंडिया ने जो ये रूल पास किया था, बेसिकली जो उस बुक के केस में था, चैटर्जी लवर वाले केस में, तो बेसिकली हिकलिन टेस्ट को उसको माना जाता है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हिकलिन टेस्ट जो है न्यूज में था। दूसरा केस आता है दोस्तों 2014 में, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे यह कहा कि भाई देखिए, न्यूडिटी अलोन डज नॉट मेक कंटेंट ऑब्सीन इफ इट डज नॉट प्रमोट सेक्सुअल डेप्रेविटी। मतलब जो न्यूडिटी है, नंगापन है, वो उसको आप ऑब्सीन नहीं कह सकते एज लॉन्ग एज अगर वो आपके मन में सेक्सुअल डिप्रेविटी नहीं लेके आता है या सेक्सुअल अराउजल को प्रमोट नहीं करता है। आप जैसे बीच एरिया में जा सकते हो, बीच में आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारे पुरुष होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कपड़ों में होते हैं, लेकिन उनको देखे अगर सेक्सुअल अराउजल फीलिंग नहीं आ रही ना, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं, है ना, वो अपना वहां पे नहा रहे हैं, बेदिंग कर रहे हैं, सनबाथ ले रहे हैं, तो उसको आप ऑब्सीन नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो मूवीज में जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है बहुत बार, सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस को अराउजल करने के लिए, तो हाँ, उससे आप जो है उस कैटेगरी में रख सकते हो। तो न्यूडिटी बीच में भी हो सकती है कुछ लोगों के हिसाब से, और न्यूडिटी जो है मूवीज के अंदर भी हो सकती है कुछ लोगों के हिसाब से। तो कोर्ट का यह कहना है कि यह देखना जरूरी है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस न्यूडिटी को दिखा रहे हो। अगर आप उसको दिखाने का पर्पस यही है कि जो सेक्सुअल फीलिंग है उसको अराउज करना है, तो यस, उसको ऑब्सैनिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। अब यहां पे ना एक केस आप और देख सकते हो, इंडिया में कई सारी ऐसी ऐप आती हैं। एक ऐप है जिसे उल्लू ऐप कहते हैं, और उस उल्लू ऐप के अंदर भी बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी हैं जो बेसिकली काफी ज्यादा ऑब्सैनिटी उसके अंदर दिखाई जाती है। और उनके अंदर बहुत सारी वेब सीरीज ऐसी हैं जिसका पर्पस ही एकमात्र यही है कि उसमें सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जाता है और वीमेन को उसको बहुत अच्छी लाइट में प्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है। तो क्या वहां पर भी एक केस लागू हो सकता है? कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर केस लागू नहीं हो सकता, क्योंकि पहली बात तो सबके लिए ओपन नहीं है, वो पब्लिक फोरम में नहीं है। जो आदमी लोग उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसकी मेंबरशिप लेते हैं, सिर्फ उन्हीं को वो दिया जाता है। दूसरी बात, उनको पहले से ही दिया
होता है कि 18 प्लस लोग जो इसको देख सकते हैं, तो एक वार्निंग के साथ बेसिकली वो कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यूट्यूब पे जो समय रहने वाला जो इशू है वो बेसिकली शायद वो पूरे सबके लिए दिखाया गया होगा, तो इस वजह से ये केस मामला इस तरह से बढ़ गया है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को देखें तो आई डोंट थिंक पर्सनली कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा हार्श डिसीजन लेगा। 2024 का केस आपको मैंने बता ही दिया था, जो कि वो वेब सीरीज है कॉलेज रोमांस वाला, उसका किसी केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वल्गर लैंग्वेज डज नॉट नेसेसरली अमाउंट टू ऑब्सैनिटी अनलेस इट अराउजल सेक्सुअल एंड द लस्टफुल थॉट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर आप देखते हो तो इसको ऑब्सैनिटी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, इसको बैड लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि कहीं भी किसी भी तौर पे ये नहीं दिखाया गया है कि उन शब्दों का यूज करने से कोई सेक्सुअल अराउजल होता है या फिर जो व्यूअर होते हैं उनका दिमाग करप्ट हो जाता है उस डायलॉग को सुन के जो कि रणवीर ने बोला या किसी और ने वहां पे बोला है। तो ये प्रीवियस प्रेसिडेंस एक सेट हो चुका है, राइट। जब तक वो कहे हुए शब्द, वो म्यूजिक, वो पेंटिंग, वो वर्ड्स, वो किताब में लिखी हुई कहानी, जब तक व्यूअर के मन में सेक्सुअल और लस्टफुल थॉट्स नहीं लेके आती हैं, आप उसे ऑब्सीन वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। तो ये जो है एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है। लेट्स सी इस केस में कुछ नया होता है तो, और आने वाले समय में डेफिनेटली और ज्यादा एक बेंचमार्क बेसिकली यहां पे सेट कर सकता है, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे कंटेंट सिर्फ इसी के आसपास घूम रहा है, गाली देना, गंदी गंदी बातें करना, वो सब चीजें चल रही हैं। लोग फेमस होने के चक्कर में भी बहुत बार इस तरह की बातें बोल रहे होते हैं। तो उस केस में एक बेंचमार्क सेट कर सकता है बेसिकली कि इस लिमिट से भैया आप आगे नहीं जा सकते। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, तो आपका जो मन आए आप वो नहीं कह सकते हो। बेसिकली एक उसकी एक डिसेंसी होती है, एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी, और समाज के प्रति आपकी एक ड्यूटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज और उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स दोनों के एक साथ चलना पड़ता है, राइट। और उसको बैलेंस बना के ही हमें अपना कंडक्ट करना होता है। स्पेशली अगर आप पब्लिक फिगर होते हो तो आपको और ज्यादा कोशिश रहना पड़ता है, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। आपको हर उम्र के लोग जो है वो आपको देख रहे होंगे, आपकी बात से वो इन्फ्लुएंस भी होते होंगे। तो उस पर्सपेक्टिव में आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होने की जरूरत है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में आपका कैरेक्टर कुछ हो, लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हो तो आपको एक मेंटेन करना पड़ता है अपना कैरेक्टर, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, बहुत सारे लोग आपको आइडल भी शायद मानते होंगे। उस पर्सपेक्टिव से जो है यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। आपके इस पूरे मामले में क्या कहना है? आपको लगता है कि वो जो कंटेंट दिखाया जाता है उस YouTube चैनल पे वो ऑब्सीन कैटेगरी में आ सकता है, या फिर वो सिर्फ बैड वर्ड हैं, गाली गलौज, क्योंकि एक लैंग्वेज का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, बहुत सारे लोग हमेशा से गाली देते रहे हैं। आपके इस पर्सपेक्टिव में क्या कहना है? पूरा व्यू आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, इसके बारे में क्या हो सकता है। बाकी मामला अभी कोर्ट में है, आगे क्या होगा तब उसके बारे में बात करेंगे। चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही है इस वीडियो में। इस वीडियो से कुछ जानकारी अगर आपको मिली है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि फ्यूचर में और इस तरह के वीडियो जो है हम लोग लेके आते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।